नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के सभी केंद्र श्रमिक संगठन यानी ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल से काम बंद रहा। शहर में कई जगह रैली निकाली गई तो कई जगह हड़ताल रही। मंत्री मुर्दाबाद, आज की हड़ताल को लाल सलाम, आज की हड़ताल को लाल सलाम, आवाज दो, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, 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 करेंगे अपना हक। वीके शर्मा, जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज देश भर का 10 करोड़ मेहनत कश मजदूरों के सम्मान और उसके अधिकार की रक्षा के लिए सड़कों पर है। आज हमारी डिमांड है केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों पर अविलंब विराम लगाया जाए। आज हमारी डिमांड है कि महंगाई पर रोक लगे, जीवन उपयोगी वस्तुएं उनके दाम कम किए जाए। आज हमारी डिमांड है कि हर काम करने वाले को, हर मेहनत कश को मिनिमम वेतन 15,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग के लिए और जो हमारा मेहनत की कमाई है जो कॉर्पोरेट में लगाया जा रहा है पैसा, उनके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं और महंगाई के अगेंस्ट में कर रहे हैं हड़ताल। बैंकों का निजीकरण भी किया जा रहा है जी, उसको लेकर क्या कुछ मांग है? निजीकरण में भी रोक लगानी चाहिए। इससे मतलब बहुत नुकसान है बैंक से। सीआईए केतन पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान जिले की गांव खेड़ी शेरखा क्षेत्र में राहगीरों से लूटपाट कर रहे 4 कुख्यात आरोपियों को रंगे हाथों काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से एक जिंदा AT-36 हैंड ग्रेनेड, 315 बोर के 3 अवैध पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक टॉर्च तथा 2 बाइक बरामद की गई है। बरामद किए गए हथगोलों को हिसार से विशेष तौर पर बुलाई गई बम निरोधक दस्ता की टीम ने विस्फोट करते हुए पुलिस लाइन में निष्क्रिय किया। पुलिस द्वारा काबू किए गए आरोपियों ने कबूला कि वे जेल में बंद एक गिरोह के आरोपी को कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या करने के इरादे से हैंड ग्रेनेड व अन्य हथियारों का जखीरा लिए हुए थे। उस सूचना के आधार पर इन्होंने टीम गठित करके उधर जा रहे थे तो इन चारों ने इनको ही लूटने की कोशिश करी, जिसमें इन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए काबू किया। और काबू करने के बाद जब इनसे पूछताछ करी तो पता लगा कि ये बड़े खतरनाक हथियारों के साथ थे, जिसमें 3 देसी कट्टे 315 बोर के, 5 जिंदा कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड AT-36 और एक टॉर्च लिए हुए थे। ये इनको काबू करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करी। यहाँ पर गैंग हैं जो खासकर जींद का एरिया में ऑपरेट होते हैं, तो ये एक गैंग से संबंधित हैं और उस गैंग का एक खतरनाक अपराधी जो जुडिशल में है और उसकी वो तारीख पेशियों पर कोर्ट में आता है, तो उसको ये मारने की फिराक में थे। और इन्होंने एक अटेम्प्ट पिछले दिनों किया भी था, लेकिन ये इनका रास्ते में मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, ये लेट पहुँचे, इसलिए उसको अंजाम नहीं दे पाए। तो ये इतने हथियार रखना और ये लूटपाट और ये करना, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि इनके पास पैसे इकट्ठे हो जाएं और बाकी दूसरे साथियों की और मदद से और हथियार ले आके और उस कैदी को जुडिशल कस्टडी के अंदर मार सकें। अभी तक तो पूरी डिटेल हमारे पास आई नहीं है, मांग रखी है, लेकिन ये अपराधी हैं और सब के ऊपर 5-5, 7-7 मुकदमे दर्ज हैं। और इसमें एक कलासर का है, एक खेड़ी शेरखा का है, एक नरवाने का है और एक और उसके साथ में मांडी गांव का है। चारों मतलब उसी 5-10 किलोमीटर का एरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, हिसाब से मैं उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन वो गैंगवार में है और फिलहाल गैंगवार में ही अंदर कस्टडी के अंदर है। क्राइम का एरिया जींद का एरिया ज़्यादा है। उनका किस तरह एक्सप्लोड हुआ वो
ये हमारे को ट्रेनिंग में सिखाते थे। ये हमारी सरकारी सप्लाई में HE36 ग्रेनेड होता है और इतना हाई एक्सप्लोसिव होता है इसमें कि 9 मीटर का इसका एक दायरा होता है कि 9 मीटर के अंदर जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बड़ा ही खतरनाक था और इनकी जो पूछताछ में पता चला कि ये कोर्ट के अंदर इसको ब्लास्ट करते, तो कोर्ट में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। कोर्ट रूम के अंदर जितने थे सब खत्म हो सकते थे। वो कोर्ट में पेशी के दौरान आता है, कोर्ट की पेशी के दौरान ये मारना चाहते थे। सिस्टम में जब हम पीछे चले तो जिस बंदे से ये लेके आए थे वो बंदा भी जींद की जेल में है, उसको प्रोडक्शन पर लेके आएंगे तब उससे पता चलेगा कि ये इनिशियली कहाँ से आया पीछे से। तो हम उसमें तफ्तीश हमारी चल रही है, वो प्रोडक्शन पर आ जाए फिर बताएंगे। कई पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू तो यही एक उम्र है जब आदमी को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता और वो क्राइम से ये समझता नहीं कि इसका अंत क्या है। दोस्तों के चक्कर में आके बड़ी बड़ी बातें सुन के भाई तू बड़ा दिलेर है, ये कर देगा वो कर देगा। तो ये कई पहलू हैं। एक नया बच्चा जब क्राइम की तरफ जाता है तो उसमें उसका पालन पोषण है, यारी दोस्ती है, उसके आसपास कैसा माहौल है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। भगवानदासपुर थाना क्षेत्र के रायपुर इलाके में निजी फैक्ट्री में करंट लगने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि तीसरा कर्मचारी घायल हो गया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर इलाके में निजी फैक्ट्री में करंट लगने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि तीसरा कर्मचारी घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आनन फानन में फैक्ट्री प्रबंधन ने दोनों शवों को अस्पताल में फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन हॉस्पिटल में पहुंचे। फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से मृतकों और परिजनों और ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर प्रार्थना पत्र लिख दिया। परिजन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा में मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी पल पल पर नजर रखे हुए हैं। फैक्ट्री का कोई कर्मचारी भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मृतक परिजनों के घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार कर रही है। नाम तो सर आशीष, पर वो जो दूसरा लड़का वो अभी 3-4 दिन से ज्वाइन करी, उसका नाम का मुझे नहीं पता क्या है। क्या काम कर रहे थे? ये सरफ बनाओ, यहाँ सब सब एक ट्रॉली से दिखा रहे थे। तो साइड में एक बोर्ड था, वो बोर्ड में पंखे का पलक लगाया था। तो जैसे उसके बीच में इन्होंने ट्रॉली काट दी, वो उस पलक में सटक गई, सब पलक टूट गया। लोहे की सारी ट्राली है, वो नीचे छत भी लोहे की, जैसे उसमें वो लगा वैसे उसका एकदम। और बाकी आदमी नीचे काम कर रहे थे, तो फिर ऊपर आने को देखा भाई इनको करंट लगा पड़ा। अभी आए थे 3, उसका तीसरे को कुछ बाद में लगा था। जैसे उन्होंने देखा भाई ये क्यों पड़े, इनको चोट लगी, उन्होंने जो हॉस्पिटल था इसको टाइम करंट लगा। ये 3 लोग हैं। रुड़की के देहात क्षेत्र के गांव में जब भी प्रदेश का कोई बड़ा नेता आता है तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए डांसरों को बुलवाकर जमकर ठुमके लगवाते हैं। रुड़की के देहात क्षेत्र के गांव में जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए डांसरों को बुलवाकर जमकर ठुमके लगवाते हैं। आज हत्यादल गांव में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को मजदूर किसान सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, तो गांव के प्रधान ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए डांसरों से ठुमके लगवाए और जमकर रुपए लुटवाए। वहीं इस मौके पर पुलिसकर्मी भी डांस का आनंद उठा रहे थे। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष पंडाल से बाहर भी नहीं गए थे कि डांस वालाओं ने ठुमके फिर शुरू कर दिए। किसान वीरेंद्र कुमार ने चावल मिल मालिकों व सहकारी बैंक अधिकारियों पर मिली भगत से फर्जी माल स्टॉक व फर्जी बैंक स्टेटमेंट के जरिए फंडिंग के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। किसान वीरेंद्र कुमार ने चावल मिल मालिकों एवं सरकारी बैंक अधिकारियों पर मिली भगत से फर्जी माल स्टॉक व फर्जी बैंक स्टेटमेंट के जरिए फंडिंग के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि सरकारी बैंकों को फर्जी स्टॉक दिखाकर फर्जी स्टेटमेंट से यह घोटाला हो रहा है। अधिकांश चावल मिलों के पास कच्चे अथवा तैयार माल का स्टॉक न होने पर भी उनकी लिमिट जारी है।
उसने इस घोटाले में मिल मालिकों के साथ बैंक के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से यह खेल चल रहा है। मिल मालिक एक ही परिसर में अपने सगे संबंधियों की अलग अलग फॉर्म बनाकर अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। अगर तुरंत जांच नहीं की गई तो ये मिल मालिक मंडियों से उधार में माल उठाकर बैंकों को स्टॉक पूरा दिखाएंगे। इस प्रकार से ये मिल मालिक एक ही स्टॉक के विरुद्ध कई बार फंडिंग करा लेते हैं। अगर इस घोटाले से पर्दा नहीं उठा तो आने वाले समय में किसानों पर इनकी बड़ी मार पड़ेगी। सरकारी बैंक और राइस मिल एसोसिएशन और राइस मिल के मालिकों द्वारा 40,000 करोड़ रुपए का सरकारी बैंकों को फर्जी घोटाला, फर्जी स्टॉक स्टेटमेंट देकर घोटाला किया हुआ है। कोई भी जीरो स्टॉक है के पास, टोटल पैसा डूबा हुआ है, फर्जी स्टेटमेंट है। मान लो बेस्ट फूड के अंदर है 2500 करोड़ रुपए की उसकी लिमिट है। एक चार दुआरी के अंदर कई फर्में बनाकर अलग अलग फर्में बनाकर अलग अलग लिमिटें ले लेते हैं और 1 एकड़ के अंदर 7.5 करोड़ का माल लगता है, 30,000 क्विंटल 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से, और उसके लिए 300 एकड़ जमीन चाहिए। सभी बैंकों को पता है कि इसके पास 2500 करोड़ रुपए के मुकाबले में 50 करोड़ का भी स्टॉक नहीं है। 1000 करोड़ रुपए की सालाना घूस डीजीएम, एजीएम और सीनियर मैनेजर तक, उच्च अधिकारियों तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पैसा जाता है। और ये 40,000 करोड़ रुपए का घपला सरकारी बैंकों, राइस मिल एसोसिएशन, राइस मिलों के मालिकों द्वारा फर्जी स्टॉक स्टेटमेंट देकर किया हुआ है, जो कि आज जीरो है। ना इनके पास बैंक के पास रिकवरी करने के लिए इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ना इनके पास क्या नाम का स्टॉक है, और जो पैसा है 50% 1/2 शेयर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 2010-11 के अंदर लगा चुके हैं। उसके अंदर भी 50% मंदा आ चुका और 50% मंदा वैसे राइस में आ गया है। जो टोटल 100% की इनकी लिमिट थी 2500 करोड़ की, 200 करोड़ की, 1000 करोड़ की बैंकों की राइस मिलों के पास, वो सारी डूब चुकी, टोटल डूबी हुई है। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश के सियासत में अपना अहम रोल अदा करता है। इतना ही नहीं, अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश से ही जुड़े रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश पर देश की दिशा और दशा तय करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। उत्तर प्रदेश देश के सियासत में अपना अहम रोल अदा करता है। इतना ही नहीं, अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश से ही जुड़े रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश पर देश की दिशा और दशा तय करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि इसे भ्रष्टम प्रदेश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां 35 वर्षों से पेड़ के नीचे नदी के किनारे बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। आखिर कहां और कैसे, ये सोचने वाला विषय है। जब हमारी टीम पड़ताल करते मौके पर पहुंची तो कैमरे के सामने जो गांव के लोगों ने दिखाया और प्रधान ने बताया, उसे देखकर हम तो हैरान हुए। आप भी हैरान हो जाएंगे। जरा देखिए इस तस्वीर को। यह जंगल और नदी, जंगल नदी नहीं, यह बलिया का विशेष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिबी है। इस विद्यालय को आखिर किसने मान्यता दी और कैसे संचालित हो रहा है, क्यों नहीं पड़ी अब तक किसी की नजर। अब हम आगे बढ़े तो उससे भी बड़ी बात सामने खुलकर आई। यह विद्यालय सरकार द्वारा वित्तपोषित पूर्व माध्यमिक विद्यालय श्री कल्याण बाबा छिबी मिला, जिसके पास न भूमि है न भवन। आखिर आप भी कहेंगे कि यह विद्यालय संचालित कहाँ होता है। यह प्राइमरी पाठशाला छिबी का निष्प्रयोज्य भवन है। इस कल्याण बाबा पूर्व माध्यमिक विद्यालय छिबी में बकायदा 5 टीचर बाबू और चपरासी तैनात है, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है। इतना ही नहीं, इस साल भी मई महीने में बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया द्वारा अपने करीबियों की नियुक्ति की गई। जब इस विद्यालय के पास न भूमि है और न ही भवन, आखिर कैसे मिली मान्यता और कैसे हुई नियुक्ति, यह सवालिया निशान है। जबकि इसी जनपद में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद संबंध रखते हैं।
अभी यही नहीं रुका शिक्षा विभाग का खेल। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में भी बड़ा घोटाला बलिया के शिक्षा मई 2015 से अब तक जारी है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बिना विज्ञापन के 33 नियुक्तियां बाबू और शिक्षक के पद पर हो चुकी हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के काले खेल खेले गए। अब जरा गौर से देखिए इन दो विद्यालयों के प्रबंधक वृद्ध श्याम नारायण सिंह को, जो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। लेखपाल कह रहा है, प्रधान कह रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेज भी कह रहे हैं। इन विद्यालयों के पास न भूमि है न ही भवन। उत्तर प्रदेश में जहां माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित कर रखा है कि अगले 6 महीने बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को यह आश्वस्त करना होगा कि हमारे बच्चे परिषद विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में क्या ये बच्चे इसी नदी के तट पर पेड़ के नीचे पढ़ेंगे या सरकार द्वारा इस विद्यालय के सुधारने की कवायद शुरू करेंगे? यहाँ पर किस विद्यालय के नाम से जमीन है? किसी उत्तर माध्यमिक विद्यालय के नाम से। क्या इसी जंगल में है वो जमीन? इसमें जहाँ हो हमको पता नहीं है कहाँ है। मतलब इसी जंगल में वो जमीन है? कौन सा है? कौन से? अब इसमें जहाँ हो, नंबर बहुत बड़ा नंबर है। कौन सा नंबर? थोड़ा हाथ दिखा के बता सकते हैं? यही जंगल और झंझाड़ जो है, जो सामने दिख रहा है, इसी में वह नंबर हो सकता है जो बिसेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता है कि एथेंटिक जगह कौन सी है। इसमें कोई नदी भी बहती है क्या प्रधान जी? लकड़ा नाला इसी में बह रहा है। इसमें हमेशा पानी रहता है? हमेशा पानी रहता है, सीजन बरसात में रहता है। बरसात में पानी भरा रहता है। क्या यहाँ कोई कभी भवन बना था? ना भवन है, ये नाला है, इसमें भवन नहीं बन सकता है? भवन क्यों नहीं सकता है? बनाएंगे लोग। जमीन जब बिसेन उत्तर माध्यमिक विद्यालय के नाम से है, बनाने। इसका रकबा 21 डिसमिल है। इसका रकबा 21 डिसमिल है। नंबर क्या है? 237। किसके नाम से है? स्कूल के नाम से। केवल स्कूल के नाम से, कोई विद्यालय का नाम नहीं लिखा है। किस विद्यालय के नाम से ये कोई क्लियर नहीं है, बस नहीं, विद्यालय है। विद्यालय है, ठीक है। उस नाले के समीप वह किसके नाम से है? किस विद्यालय के नाम से है? वह जमीन बिसेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से है। धन्यवाद, रुकिए। वो वही पोखरा है, उसी के भीटे के ऊपर में है। दोनों चलता है एक साथ, एक ही बाउंड्री के अंदर में है। वह विद्यालय किसकी जमीन में चलता है, किसके घर में चलता है? वो जमीन तो किसी का नहीं है, वो जमीन शायद पोखरे का ही, भीटा का ही होगा। वहाँ पहले प्राइमरी स्कूल थी, उसी में वो चलाना शुरू कर दिया था। तो हम तो गांव पर नहीं थे, लेकिन मालूम है कि हम मिलता है। एड पे चढ़ा हुआ है। तरफ जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार से तमाम तरह के प्रेफरेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में प्रत्येक दिन निरंतर गिरावट आ रही है। और उसका मूल कारण है कि जनपद में 63 ऐसे विद्यालय हैं जो झोले में हैं। उसमें कई विद्यालय एडेड हैं। एडेड विद्यालयों में मंत्री से लेकर के और शिक्षा विभाग के अधिकारी के सगे संबंधी अभी पिछले मई में उनका उसमें सिलेक्शन हुआ, नियुक्ति हुई। ऐसे छिपी भी एक ऐसा गांव है जहां की आर.के. सिंह के भतीजा की नियुक्ति हुई, लेकिन विद्यालय झोले में है। सर क्या कहेंगे? अब आपने मुझे छिपी के 2 विद्यालयों के बारे में बताया है। वो जिलाधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इस मामले में उन्होंने पहले ही जाँच करा लिया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम भी उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे। और इस ढंग के विद्यालय अगर फर्जी चल रहे हैं या उनको एड मिल रही है तो इसकी तो मैं जल्द जाँच कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी शासन को लेकर। अभी शिक्षा विभाग के कार्यालय से 3 ऐसे बाबू हैं जिनके अपने परिजन जो इंटर पास हैं और आपके यहाँ टीचर बन बैठे हैं इस साल। वो मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, वो स्पेसिफिक मामले हैं। आप लिख करके मुझे दिला दीजिए तो मैं कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। दमोह में भारत माता की मजबूती और राष्ट्र का विकास ही भारत विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। यह बात सामाजिक समरसता मंच के महाकौशल प्रमुख तथा सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष बहादुर सिंह ने कही। भारत माता की मजबूती एवं राष्ट्र का विकास ही भारत विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। यह बात सामाजिक समरसता मंच के महाकौशल प्रमुख तथा सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष बहादुर सिंह ने कही। सिंह ने कहा कि इसलिए भारत माता के समस्त सपूत अर्थात प्रत्येक नागरिक चाहे
वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, परिषद का सदस्य बन सकता है एवं इस पवित्र कार्य में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए स्थानीय केंद्रीय सहकारी बैंक के सभा कक्ष में आयोजित भारत विकास परिषद की बैठक उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी विचारों को लेकर अपनी स्थापना के समय में ही आगे बढ़ रहा है। देश के विकास में सबका योगदान हो, ऐसे प्रयासों को लेकर उसने विभिन्न प्रकार के अनुसांगिक संगठनों की स्थापना की तथा कार्य को आगे बढ़ाया। विस्तार से बात रखते हुए इन्होंने जहां कार्य योजना को रखा तो वहीं अपने उद्बोधन में अनेक बार उपस्थितों को चिंतन करने पर मजबूर किया। बैठक का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वल तथा माल्यार्पण के साथ मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकिशन कुसमरिया, अध्यक्ष बहादुर सिंह, मां वीणा पाणी की आराधना तथा वंदे मातरम आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार नवोदित के मार्गदर्शन तथा विद्यालय की दीदी के निर्देशन में सरस्वती शिशु मंदिर कन्या विद्यालय की छात्राओं ने किया। वहीं अतिथियों की मान वंदना पुष्पहारों से की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।